Novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नावल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एपिसोड पर अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। नावल मन इश्क किस नंबर 30 अज़ कलामैनी राजपूत। अज़मीर को बेचैन हालत में छोड़ते तहूर सो चुकी थी। वो काफ़ी देर तक उसके पास बैठा रहा और फिर नरमी से उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखते कमरे से बाहर आ गया था। वो नहीं चाहता था कि जज्बात में आए वो तहूर की नींद को ख़राब करते उसे बेआराम करे। अज़मीर अपनी शर्ट पहनते कमरे से बाहर आया तो उसे सामने से अपनी मोम आती दिखाई दी थी। अपनी मोम के हाथ में दूध का गिलास देख अज़मीर जान चुका था कि वो ज़रूर कमरे में जा रही थी, इसलिए उनके साथ ही वो भी अपने डैड के कमरे की जानिब चल दिया था। अज़मीर तुम उठ गए, तहूर कैसी है अब? अज़मीर शाह को यूँ फ्रेश सा अपने सामने देख एज़ल ने तहूर के बारे में पूछा तो कुछ देर पहले की तहूर की हरकतों को याद करते अज़मीर ने एक गहरा सांस भरा था। मैं तो सोया ही नहीं था मोम, और तहूर आजकल काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है, अज़मीर शाह ने सर झटकते कहा तो एज़ल धीमा सा मुस्कुरा दी थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, तुम्हारी लापरवाही और बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए तबीयत कुछ ऐसी हो गई है। उसे वक्त दो बेटा। एज़ल उसे समझाते हुए सुल्तान शाह के कमरे में दाखिल हुई तो अज़मीर भी हाँ में सर हिलाए उनके पीछे ही आ गया था। सामने ही सुल्तान शाह बैठा साहिल खान से कॉल पर बात कर रहा था। हाँ ठीक है साहिल, हम सुबह पंचायत में पहुँचेंगे। सुल्तान शाह ने दोनों माँ बेटे को अंदर आते देख साहिल खान से मुख्तसर बात करते कॉल बंद कर दी थी और कदरे खफगी से अज़मीर की जानिब देखा था। क्या बात है डैड, किसकी कॉल थी? अपने डैड के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देख अज़मीर शाह ने आगे बढ़े इस्तफसार किया तो सुल्तान शाह ने एक गहरा सांस भरा था, जबकि एज़ल वो खामोशी से दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते वहीं बैठ गई थी। साहिल की कॉल थी, कल 2 बजे पंचायत बैठनी है। बख्तियार खान के बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम उसकी होने वाली बीवी को अगवा कर लाए हो। सुल्तान शाह की ये बात सुनते ही अज़मीर के दिल में बेसाख्ता ही बात आई कि बाप की तरह बेटे के सीने पर भी गोली मारनी चाहिए थी, क्योंकि वो सब थे ही इस काबिल। अच्छा ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है डैड, पंचायत भी देख लेंगे। फ़िलहाल आप मेडिसिन खाएं और आराम करें, कल की कल देखी जाएगी। सुल्तान शाह की परेशानी पर पुरसकून सा जवाब दिए अज़मीर। सुल्तान शाह साइड टेबल के दराज से उनकी मेडिसिन निकालने लग गया था। अज़मीर तुम जितना इस मसले को हल्के में ले रहे हो उतना है नहीं, सुल्तान शाह ने इस लड़के के पुरसकून अंदाज पर अफसोस ज़दा लहजे में कहा था। मुझे किसी भी अंजाम से डर नहीं लगता डैड, बस आप ठीक हो जाएं, बाकी सब खैर है। अज़मीर शाह ने लापरवाह अंदाज में जवाब देते अपने डैड के आगे दवाई बढ़ाई तो सुल्तान शाह ने सर झटकते उसके हाथ से अपनी दवा थामते मुँह में रखी थी, जबकि एज़ल बैठे कल के हवाले से दुआएं करने लग गई थी कि कल पंचायत का फ़ैसला अज़मीर शाह के हक़ में हो। बुरहान कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बुरहान खान यूनिवर्सिटी से सीधा वर्षा को मनाने गया था, लेकिन नहीं, वो अपनी ज़िद्दीपन पर अभी भी कायम थी, इसलिए उससे खफा हुए वो रात देर गए ही वापस लौटा था और अब डिनर करने बैठा तो भी ठीक से खा नहीं रहा था। उसके संजीदा अंदाज और खामोशी को देखकर साहिल खान ने डाइनिंग टेबल से उठते उसे अपने कमरे में आने को कहा था ताकि वो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछे। बुरहान खान ने अपने डैड की पुकार पर हाँ में सर हिलाया और फिर सर झटकते उनके पीछे ही चल दिया था, जबकि रानी अब बर्तन समेटने लग गई। क्या बात है, क्या तुम दोनों में कोई अनबन हुई है? मेरा मतलब ना तो वर्षा बेटी 2 दिन से घर आई है और तुम्हारा भी चेहरा उतरा हुआ है। साहिल खान ने सीधा मुद्दे की बात की थी। वो जानना चाह रहे थे आखिर उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा क्या हो गया था जो वर्षा पिछले 2 दिन से जाकर अपने बाप के घर बैठ चुकी थी। अपने डैड के सवालात को सुन बुरहान खान ने एक सर्द सांस खींची थी। डैड, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। बिना किसी बात के वो अपने डैड के घर जा चुकी है। इसका कहना है कि वो भी कुछ दिन वहीं रहना चाहती है। बुरहान खान की आवाज़ में परेशानी साफ थी
और साहिल खान सर झटक कर रह गया था कि आजकल के बच्चों ने शादी ब्याह को खेल समझ रखा था। अच्छा तुम परेशान मत हो, ये पंचायत वाला मामला निपट जाए तो फिर मैं इब्राहिम पाशा और वर्षा बेटी से बात करूँगा। साहिल खान ने उसे तसल्ली देते अपने कमरे में जाने को कहा तो बुरहान का नाम इस सर हिलाए जा चुका था। तो दूसरी जानिब अजमेर सुल्तान शाह कितनी ही देर अपने मोम डैड के पास बैठा रहा और जब आराम करने के लिए अपने कमरे में आया तो तोड़ अभी भी सो रही थी। वो दोपहर से सो रही थी और इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो जिस कदर पुरसकून अंदाज से सो रही थी, अजमेर का दिल न चाहा कि वो उसकी नींद खराब करे, इसलिए सोफे पर बैठते सिगरेट सुलगाए लबों में दबा लिया था और अब एक के बाद एक सिगरेट फूंकते वो अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश करने लगा था। कितनी देर वो सिगरेट फूंकता रहा और जब नींद से आंखें बंद होने लगीं तो बेड पर आई तहूर की गर्दन में चेहरा छुपाए वो सुकून से अपनी आंखें मूंद गया था। सुबह जब अजमेर की आंख खुली तो तहूर बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। अपने चेहरे पर हाथ फेरते अजमेर से उठकर बैठकर उनसे टेक लगाए बैठा। कमरे में यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाए तहूर को देखने लगा, जो कि अगले ही पल ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुले तैयार हुए बाहर आई थी। तहूर यहाँ आओ। तहूर ड्रेसिंग रूम से निकलती इससे पहले कि कमरे से बाहर चली जाती, अजमेर शाह ने उसे पुकारा था, जिस पर तहूर ने हाँ में सर हिलाया और फिर छोटे छोटे कदम उठाए उससे कुछ फासले बढ़ा रुकी थी। अजमीर ने अपना हाथ बढ़ाए उसे अपने करीब बैठने का कहा तो वो खामोशी से उसके करीब बैठ गई थी। अभी तक मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था और अजमीर वो तहूर की अजीबो-गरीब हरकतों को देख परेशान हो रहा था। अब तबीयत कैसी है? अजमीर ने अपने हाथ में मौजूद हाथ तहूर के आँख की पुश्त पर अपने होंठ रखते मोहब्बत से चूर लहजे में इस्तफसार किया तो तहूर उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर फीका सा मुस्कुराई थी। मैं अब ठीक हूँ अजमीर। अजमीर बारहा उसके हाथ को मोहब्बत से चूम रहा था। उसके जालिम पुकारने पर तहूर ने चेहरा उठाई ना समझी से उसकी जानिब देखा था। कल से तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया गुलाबो, ये मुझ जैसे शरीफ शोहर पर जुल्म ही तो है। अजमीर धीमा सा मुस्कुराते कदरे शौक लहजे में बोला तो तहूर ने सर झटका था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम उठ गई हो तो अभी कर लेते हैं। और तहूर उसकी सख्त गिरफ्त पर फड़फड़ा कर रह गई थी। तुम्हें ज़्यादा प्यार देखकर मैंने सर पर चढ़ा लिया है जो तुम ऐसे बिहेव करने लग गई हो। अजमेर गुस्से से बोल रहा था तो वो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे, जिन्हें देखते अजमेर ने गहरा सांस भरा। उसका सारा गुस्सा कुछ ही लम्हों में जाके मानींद बैठ गया था कि वो अपनी गुलाबों की आंखों में आंसू हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तहूर मेरी जान क्यों रो रही हो? वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बड़े मोहब्बत भरे लहजे में इस्तफसार करने लगा तो उसके नरम अंदाज को महसूस करते तहूर के रोने में मज़ीद इजाफा हुआ था। गुलाबो मेरी जान क्यों मुझे परेशान कर रही हो? आखिर किस बात का रोना आ रहा है तुम्हें? अजमीर को समझ न आई कि वो उससे चुप करवाने के लिए क्या करे, इसलिए अगले ही लम्हे उसकी कमर में हाथ डाले उसे प्यार से पिचकारते अपनी गोद में बिठाना चाहा तो वो मज़ाहमत करते पीछे की जानिब खिसकी थी। मैं परेशान करती हूँ ना आपको, तो मुझे छोड़ दें। खबरदार तहूर, जो तुमने दोबारा मुझे दूर हटने को कहा मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। अजमेर ने उसके मुज़ाहमत करते दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लॉक करते उसे ज़रा सख्त लहजे में सुना तो अब की बार तहूर मुज़ाहमत तट करते खामोश आंसू बहाने लगी थी। तहूर रोना बंद करो, और क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? खुल कर बताओ मुझे। उसे यूँ मुसलसल आंसू बहाते देख अजमीर ने नरमी से उसकी कमर से हिलाए कहा तो तहूर ने सिसकी भरे शिकवा की ना नज़रों से उसे देखा था। आप मुझसे तंग आ गए हैं, मुझसे दूर जाना चाहते हैं। वो सूं सूं करते अपने दिल की बात ज़ुबान पर ले आई तो अजमीर ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था कि उसने भला ऐसा कब कहा तहूर से कि उसका तहूर से दिल भर गया है या उससे तंग आ गया है।
तहूर अपनी बात कहे फिर फूट फूट कर रो दी थी। अजमीर शाह ने ज़ब्त का आला मुजाहरा करते उसे नरमी से अपने सीने में भींच लिया था। वो मज़ीद कुछ भी नहीं बोलना चाहता था क्योंकि तहूर उसकी हर बात का मतलब उल्टा समझते उससे मज़ीद खफा हो रही थी। बस मेरी जान चुप कर जाओ। वो कभी नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाता तो कभी उसकी कमर सहलाते उसे खामोश करवाने लगा था। और जब वो इसकी मिनटों के बाद कुछ पुरसकून हुई तो अज़मीर ने नरमी से उसे खुद से अलग किया था। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ गुलाबो, मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। वो उसकी पेशानी पर अपना नरम और मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते उठा था। उसके सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क तो वो कर चुकी थी, इसलिए अज़मीर ने फ़्रेश हुए डेरे पर जाने का सोचा ताकि वो वहाँ से शहर को लिए पंचायत में पहुँच सके। अज़मीर उठा और ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गया था। उस पंचायत वाले मामले को निपटाने के बाद वो तहूर से तफसीली बात करना चाहता था कि आखिर वो उससे किस कदर बदगुमान क्यों हो रही थी। आंखों में अज़मीर को उससे मनाने की बजाय वो ड्रेसिंग रूम में जाता देख तहूर ने आंखों में आंसू लिए अपना दुपट्टा ठीक किया और कमरे से बाहर आ गई थी ताकि मुलाजमा से बोलकर उसके लिए नाश्ता लगवा सके। पंचायत, इस लड़की की पाकदामनी का क्या सबूत है सरपंच साहब? हम अब कैसे इसे वापस अपनी हवेली ले जाएं जबकि ये दो रातें अनजान शख्स के साथ गुजार चुकी है। बख्तियार खान की आवाज़ ने पंचायत में मौजूद खामोशी को तोड़ा। वहीं उसकी बात को सुनते अजमीर ने जब्त से अपनी मुठियाँ मींची थी और सुल्तान शाह और साहिल खान को देख अपनी आंखें मींच गया था। उन दोनों को यही डर था कि बख्तियार खान पंचायत में इस मामले को ज़रूर उछालेगा और वही हुआ था। वो शहर को हथियार बनाए अब उनकी इज्जत खराब करना चाह रहा था। बख्तियार के सवाल उठाने पर शहर की आंखें भी आंसुओं से भीगने लग गई थी। वहीं दूर खड़े अल्तमश का दिल किया इस अनजान शख्स की जान ले ले जो इस नाजुक पाक बाज लड़की पर यूं कीचड़ उछाल रहा था। सरपंच साहब ने बख्तियार खान के सवाल पर सुल्तान शाह और उससे कुछ ही फासले पर बैठे अजमीर शाह की जानिब देखा था, जैसे अब वो उनका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हों। सरपंच साहब, इस मामले को मैं पहले भी उठा चुका हूँ। बख्तियार खान अपनी यतीम भतीजी पर जुल्म करता है और ना कि जुल्म करता है बल्कि उसे बांदी बनाकर रखा हुआ है ताकि वो उसे अपने शादीशुदा बेटे की दूसरी बीवी बनाकर उसके मरहूम बाप की जायदाद को भी अपने नाम करवा ले। सुल्तान शाह ने एक बार फिर से ये मुद्दा उछाला कि बख्तियार खान बड़ी ही होशियारी से शहर के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा था। ये हमारे ख़ानदान का मामला है सरपंच साहब। हमारे ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करती, इसलिए मैं अपने चचा की यतीम बेटी को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता हूँ। इसमें भला गलत क्या है? अब की बार शम्स खान की आवाज़ गूंजी थी। वो दोनों बाप बेटे बड़ी होशियारी से हमदर्दियाँ समेटना चाह रहे थे। सहर खान शम्स खान की बात को सुनते थर थर काँपने लग गई थी कि नहीं, वो हरगिज़ भी इस शख्स से निकाह नहीं करना चाहती थी जो कि 2 बच्चों का बाप था और उसका तीसरा बच्चा बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला था। हमें इंसाफ चाहिए सरपंच साहब। अगर गोली का बदला गोली था तो इज्जत का बदला भी इज्जत होना चाहिए। बख्तियार खान ने लुकमा दिया तो सरपंच साहब ने फैसला कुन अंदाज में सुल्तान शाह की जानिब देखा था। देखें सुल्तान साहब, बख्तियार खान ने बात तो बिल्कुल ठीक की है। अगर बख्तियार खान और उसके आदमियों ने आप पर हमला किया तो जवाबन आपके बेटे ने भी बदला ले लिया है। अब इस सब में इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है जिसे इसके ताया की हवेली से उठवा लिया गया? यही तो मैं कह रहा हूँ सरपंच साहब, इस मासूम बच्ची के इस सब में कोई कसूर नहीं। इसे इंसाफ दिलाया जाए, इसे महफूज बना दी जाए। हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम इससे बख्तियार खान और उसके हवेली के मकीनों के जुल्मों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहते। इससे पहले अजमीर शाह सरपंच साहब कोई जवाब देता, सुल्तान शाह ने उसे इशारा करते खामोश होने को कहा और फिर खुद बड़ी ही समझदारी से सरपंच साहब की बात का जवाब दिया था। ये उनके ख़ानदान का मसला है सुल्तान शाह कि वो इस बच्ची की शादी किससे करते हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन सब मामलात में बोलने की ज़रूरत है। सरपंच साहब ने कहीं ना कहीं बख्तियार खान और उसके मौक़िफ़ की हिमायत कर दी थी। नहीं सरपंच साहब, हम शहर को उन ज़ालिमों के साथ नहीं भेजेंगे, हरगिज़ भी नहीं। अब की बार अज़मीर शाह खामोश नहीं रहा था। उसने फ़ौरन ही सरपंच साहब की बात को टोकते अपना मौक़िफ़ बयान किया था, बल्कि अपना पुख्ता इरादा ज़ाहिर किया था कि वो शहर को बख्तियार खान और उसके बेटों के साथ हरगिज़ भी नहीं भेजने वाला। अज़मीर शाह के इस जवाब ने उसे अच्छी खासी मुसीबत में डाल दिया था कि अगले ही पल बख्तियार ने शम्स खान के कान के करीब झुकते सरगोशी की थी और शम्स खान वो पुरस्रार सा मुस्कुराते अब सरपंच साहब की जानी मुतवज्जा हुआ था। ठीक है सरपंच साहब, हमें इनकी बात से कोई दिक्कत नहीं। दौड़ाते हैं, ये शहर को बिना किसी रिश्ते के अपने साथ रख चुके हैं। अब अगर मज़ीद रखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त उससे निकाह कर लें। शम्स खान और बख्तियार खान ने एक और चाल चल दी थी। वो शहर का निकाह अजमेर से करवाते उन दोनों गाँव पर सरदारी के ख्वाब जो देखने लग गए थे। हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि सुल्तान शाह का बेटा अजमेर शाह भी इसी वक्त सहर खान को अपने निकाह में ले ले, तो हम उसे खुशी खुशी यही छोड़ जाते हैं। अब की बार बख्तियार खान की आवाज़ गूंजी तो अजमेर को यूँ लगा जैसे आसमान उसके सर पर गिर गया हो। वो शहर को अपनी छोटी बहनों की तरह समझता था। वो भला कैसे उससे निकाह कर सकता था? वो भला कैसे अपने गुलाबों से बेवफाई कर सकता था? अपने ताया जान के इस फैसले को सुनते ही अजमेर की आंखों शहर की आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे। वही अल्तमश उसकी आंखें हैरत से फैली थी। भला ये कैसा फ़ैसला किया जा रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सरपंच साहब, मेरा बेटा शादीशुदा है। सुल्तान शाह गरजे थे। ये तो आपके बेटे को शहर को हमारी हवेली से उठवाने से पहले सोचना चाहिए था। सुल्तान शाह अब यहाँ तो वो शहर को अपने निकाह में लेगा या फिर 2 रातों के लिए अपनी औरत को हमारे साथ। इससे पहले कि शम्स खान अपनी बात मुकम्मल करता, अजमेर तैश के आलम में अपनी कुर्सी से उठा और शम्स खान की कुर्सी को एक ज़ोरदार लात मारती और फिर यहीं रुका था। वो ज़मीन पर उसके ऊपर झुकते पे इधर पे उसके मुंह पर मुक्के बरसाना शुरू कर गया था। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी औरत का जिक्र अपनी ज़ुबान पर लाया, कमीने में तेरी जान ले लूँगा। अजमेर शाह शम्स खान जैसे हट्टे कट्टे आदमी को काबू किए उस पर झपट चुका था और अब मुसलसल उसे गालियाँ बकते उस पर मुक्कों की बरसात कर रहा था। अजमेर की इस हरकत पर सुल्तान का दिल किया अपना सर पीट ले। वहीं पंचायत में लोग तेज़ी से आगे बढ़े। इस बिखरे हुए शेर को शम्स खान से दूर करने की तंगोदो करने लगे, जो कि कुछ ही लम्हों में उसके चेहरे को लहूलुहान कर गया था। मेरी औरत का जिक्र किया तूने, मैं तेरी ज़बान खींच लूँगा। अजमेर शाह तैश के आलम में चीखते उसके जबड़े पर ज़ोरदार मुक्का मार गया था। अजमेर रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? सुल्तान शाह और साहिल खान उसे मुसलसल पुकार रहे थे, लेकिन अजमेर वो बिना रुके शम्स खान को मारता ही चला जा रहा था। अजमेर के इस जुनूनीपन को देख सरपंच साहब ने भी हवास बाख्ता होकर सुल्तान शाह जानिब देखा, जैसे कह रहे हों कि अपने इस शेर को काबू कर लें। ज़मीर, मैंने कहा पीछे हट जाओ, तुम्हें मेरी कसम। बस सुल्तान शाह का ये कहना था कि ज़मीर का हाथ हवा में ही रुक गया था। बख्तियार खान अपनी बेटे और शहरयार खान अपने बड़े भाई की दुर्गत बनते देख अब इस वक्त को कोस रहे थे जब उन्होंने अजमेर शाह के सामने अपनी शर्त रखी थी। कुछ ही देर में शम्स खान को अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जबकि अजमेर शाह एक बार फिर से टांग पर टांग चढ़ाए सरपंच साहब के सामने बैठ चुका था। पंचायत में अभी तक बख्तियार खान और शहरयार खान मौजूद थे। देखें सुल्तान शाह साहब, सिर्फ पंचायत का यही फैसला है कि अब हम बख्तियार के साथ मज़ीद नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। आपको उनका मौक़िफ़ मानना ही होगा, या तो आपके बेटे को उनके भतीजे से निकाह करना होगा या फिर दूसरी बात। बाकी की बात सरपंच साहब के मुंह में रह गई थी, क्योंकि अजमेर शाह ने उसे खूनख्वार नज़रों से घूरा था, जिस पर वो अपनी बात अधूरी छोड़ते अब सुल्तान शाह की जानिब देखने लग गए थे। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। अब दूसरी बात तो वो मानने से रहा, वो अपनी इज़्ज़त अपनी गुलाबों के साए को भी किसी गैर मर्द को देखने न दे, इसलिए दिल पर पत्थर रखे उनकी पहली बात पर सर खम कर लिया था। साहिल खान और सुल्तान शाह बेयकीनी से ज़मीर को देखने लग गए कि वो कैसे इतना बड़ा फ़ैसला इतनी आसानी से कर गया था। पंचायत में अजमेर शाह के फ़ैसले को सुनने के बाद मोर जैसा सन्नाटा छा गया था। बुरहान खान और वर्षा का आज भी यूनिवर्सिटी में आमना सामना हुआ था, लेकिन ना तो बुरहान खान ने वर्षा को बुलाना मुनासिब समझा और ना ही वर्षा ने उससे कोई बात की थी।
वो दोनों संजीदगी से अपनी क्लासेस लेते रहे और यूँ बिना किसी से कोई बात करते वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठते रवाना हो चुके थे। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वर्षा का अपने दोस्तों के साथ लंच का प्रोग्राम बना तो वो उनके साथ सीधा रेस्टोरेंट आ गई थी, जबकि बुरहान खान वो गाड़ी अपने घर की जानी मोड़ गया था जब सड़क से गुजरती उसकी नज़र बुरहान खान ने उसी लम्हे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। वो वर्षा को अच्छे से बावर करवा चुका था, वो उसकी इज्जत है। वो उसे हर वक्त पर्दे में रहने की तलकीन भी कर चुका था और यूनिवर्सिटी भी अबाया ही पहन कर आई थी, लेकिन उसके बदन पर अबाया मौजूद नहीं था, बल्कि वो एक चुस्त सा लिबास पहने कंधे पर दुपट्टा रखे बालों को खुला जो कदरे पहले वाली वर्षा लग रही थी। बुरहान ने वर्षा के इस अंदाज को देख स्टीयरिंग पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी और फिर उसे सबक सिखाने का सोचते तेज़ी से गाड़ी से उतरते उसी रेस्टोरेंट की जानिब चल दिया जहाँ भी वर्षा अपनी चंद दोस्तों के साथ दाखिल हुई थी। रेस्टोरेंट में बहुत से बुरहान खान बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा और उसे कलाई से खींच उसका रुख अपनी जानिब किया था। यूँ अचानक किसी को अपना हाथ थाम लेने पर वर्षा हड़बड़ा कर उसके चेहरे की जानिब देखने लगी तो अपने सामने बुरहान खान को देख उसके 14 तबक रोशन हुए थे। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बुरहान उसे यूँ देख लेगा। उसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी देख वर्षा ने बेसाख्ता ही थूक निकला था। वो जान चुकी थी कि बुरहान खान उसे यूँ गुस्से से क्यों घूर रहा था। उसे बेसाख्ता ही अपने दोस्तों पर गुस्सा आया जिन्होंने ज़िद की उसे अबाया उतारने को कहा था कि वो सब भी तो ऐसे ही जा रही हैं। उसे भी अब अबाया उतार देना चाहिए और उनकी बात मानते वर्षा भी इस हालत में यहाँ मौजूद थी जिसे देख बुरहान का दिल कर रहा था वो उसके चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर दे। बुरहान बिना यहाँ वहाँ देखे वर्षा को कलाई से खींचते तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। आसपास के लोगों की नज़रों को उस पर महसूस करते और अपने दोस्तों की दबी दबी हंसी को देख वर्षा ने उससे पुकारा, लेकिन बुरहान खान उसने वापस मुड़े से खूनखार नज़रों से घूरा जिस पर वर्षा की ज़ुबान को ब्रेक लगी और बुरहान खान उसे खींचता हुआ बाहर पार्किंग में ले आया गया। बुरहान क्या कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, वर्षा ने रोती हुई सूरत बनाई उसे पुकारा तो बुरहान ने उसे गाड़ी के बोनट पर पटकते उसके दाएं बाएं अपने हाथ रखे थे। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ डैमेट कि सब देख रहे हैं, ये किस लिए में तुम बाहर आई हो, किसकी इजाज़त से तुमने अपने बदन से अबाया उतारा। बुरहान उसके चेहरे पर चेहरा झुकाए बोला नहीं रहा था और वर्षा वो सहमी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। हाँ, गलती तो उसकी ही थी, लेकिन इसलिए बिना किसी बहस तकरार के अपनी नज़रें झुका ली थी। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। क्या तुम इसलिए मुझसे आज़ादी चाहती हो ताकि अपनी मनमानियाँ कर सको, या क्या तुम इसलिए मुझसे दूर हुई हो कि यूँ सरेआम अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरो। बुरहान, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, मैं शोर हूँ तुम्हारा, पूरा हक रखता हूँ तुम पर उसके यूँ शिकवा करने पर। बुरहान ने उसे दोनों कंधों से झंझोड़ते अपने सामने खड़ा किया था। आप मुझे यूँ जलील करने का हक नहीं रखते बुरहान, जवाबन वर्षा भी गुस्से से चीखी थी। मेरे हकूक़ की बात तो तुम ना ही करो वर्षा मैडम, अपने हक जताने पर आया तो अभी इसी वक्त तुम्हें ऐसी जगह से छूऊंगा कि दोबारा मुझसे नज़रें नहीं मिला पाओगी। बुरहान ने वर्षा कमर में हाथ डाले उसे बेबाकी से अपने करीब करते जुमैनी इशारा दिए कहा तो वर्षा कान की दूर तक सुर्ख होती अपनी नज़रें जो आ गई थी। वाकई बुरहान जिद करने पर आता तो यकीनन अपनी बेबाक हरकत से उसे सुर कर देता था। गाड़ी में बैठो फ़ौरन। पार्किंग में होने का ख्याल करते बुरहान ने खुद को किसी भी किस्म की बेबाकी दिखाने से रोकते गले पर उसे हुक्मिया लहजे में गाड़ी में बैठने को कहा ताकि वो उसे खुद उसके डैड के घर ड्रॉप कर सके। फ़िक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे डैड के घर ही ड्रॉप करूँगा, बल्कि आज उनसे बात भी करके आऊँगा। अगर बेटी को अपने पास ही रखना था तो ब्याह क्यों। उसके नफ़ी में सर हिलाने पर बुरहान ने तंज़ी अंदाज में कहते अगले ही पल कलाई से खींच उसे फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले अंदर पटका था और फिर घूमकर ड्राइविंग सीट पर आते बिना वर्षा की जानिब देखते गाड़ी स्टार्ट कर डाली थी। वर्षा सीट पर सीधा होते उसे खूनखार नज़रों से घूरती अपनी कमर से हिलाने लगी जो कि बुरहान खान के उसे पटकने की वजह से दर्द होने लगी थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या ज़मीर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, निकाह वो भी उस बच्ची के साथ, ये कैसे हो सकता है।
सुल्तान शाह और ज़मीर शाह समेत साहिल खान भी इस वक्त शाह हवेली के लाउंज में मौजूद थे जब सुल्तान ने आते ही अजमीर पर भड़कना शुरू कर दिया था कि वो कैसे सरपंच साहब के सामने शहर से निकाह की हामी भराया था, जबकि तो उसने अपनी पसंद की शादी की थी बल्कि ज़बरदस्ती उसे अपने निकाह में लिया था। तो ये कहना गलत ना होगा। साहिल खान वो भी बेयकीनी से ज़मीर शाह को देख रहा था जो कि उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी करने जा रहा था। सुल्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है ज़मीर, मैं तुम्हें तहूर के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगा। साहिर खान भी अब की बार चुप नहीं रहा और अजमीर को अच्छे से बावर करवा दिया वो अपनी बेटी पर यह जुल्म नहीं होने देगा। जबकि अजमीर शाह वो पुरसुकून सा सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा अपनी करीब ही बैठी अपनी मोम के कंधे पर सड़क गया था। अंदाज बिल्कुल बच्चों जैसा था, जो जैसे वो उन दोनों की बातों से महजूज हो रहा हो। और उसकी इस हरकत पर सुल्तान शाह और साहिल खान का दिल क्या वाकई में उसकी दुर्गट बना डालें, जो इतना सब कुछ करने के बाद यूँ रिलैक्स बैठा था। अजमीर वो तहूर एजल जो कि खुद उन सब की बातों से परेशान हो रही थी, अगले ही पल तहूर को सीढ़ियों के करीब खड़े देख उसने अजमीर शाह को पुकारा। तो अजमीर शाह ने हड़बड़ाकर एजल की नज़रों के ताकों में देखा था, जहाँ तहूर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खड़ी थी। यकीनन वो सुल्तान शाह और साहिल खान की बातों को सुन चुकी थी कि वो पंचायत में शहर से निकाह की हामी भराया था। अजमीर लम्हे के 1000वें हिस्से में अपनी मोम के करीब से उठा और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते तहूर तक आया था। वो उसके दिल में अपने लिए कोई भी बदगुमानी पैदा नहीं करना चाह रहा था। सुल्तान शाह और साहिल खान ने भी अजमीर की जानिब देखा, जो कि तहूर के पीछे पीछे कमरे की जानिब जा रहा था। साहिल, तुम परेशान मत हो, मैं भी इसके कान खींचता हूँ, मैं तहूर के साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। सुल्तान शाह ने गहरा सांस भरे सुल्तान साहिल को मुखातिब किया तो साहिल खान महज सर झटक कर रह गया। तहूर, मेरी बात तो सुनो। अजमीर शाह तहूर को पुकारे उसके पीछे चल रहा था, लेकिन तहूर वो तेज़ से कमरे में दाखिल हुए इससे पहले कि दरवाज़ा लॉक कर दिया। अजमीर ने तेज़ से आगे बढ़े कमरे में दाखिल होते तहूर को दोनों कंधों से थाम अपने रूबरू खड़ा किया था। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। अजमीर, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, वो उसके हाथों की गिरफ्त से अपने बाजू निकालने की तंगदो करते रोते हुए बोली। तो अजमीर ने गहरा सांस भरते उसे नरमी से सीने से लगाना चाहा, जबकि तहूर अपनी पूरी कुव्वत लगाए उसे खुद से दूर धकेल गई थी। दूर रहे मुझसे, हाथ मत लगाए मुझे, तहूर ने अजमीर शाह को दूर झड़कते चिल्लाते हुए कहा। तो अजमीर लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था। तहूर, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अजमीर ने तहूर को नरमी से समझाना चाहा कि वो बिना बात को पूरा सुने और समझे उससे यूँ बदतमीज़ी कर रही थी, लेकिन नहीं, तहूर जैसे कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं थी। और आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसका क्या मुझे खिलौना समझ रखा है आपने? जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे और जब दिल भर जाएगा तो दूर फेंक कर नया ले आएंगे। कैसे आप पंचायत में उस लड़की से निकाह की हामी भराए हैं? वो हिज़यानी कैफियत में चीखती अपने सर से नोच कर हिजाब उतारने लगी। तो अजमीर शाह तहूर के इस शदीद रिएक्शन को देख तेज़ी से आगे बढ़ा था। ये तुम क्या कर रही हो तहूर, संभालो खुद को। अजमीर शाह उसे अपनी बाहों में बड़े सीने से लगाए पुरसुकून करना चाह रहा था, लेकिन उसके आगे बढ़ने पर वो 2 कदम पीछे हटती एक बार फिर से फासला बना गई थी। मैंने कहा ना कि दूर रहे मुझसे, हाथ मत लगाएं मुझे, वो फिर से चीखी। तो अजमीर शाह वहीं रुक गया था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं तुम्हारे करीब आ रहा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अजमीर शाह इस वक्त को दुनिया का सबसे बेबस इंसान महसूस कर रहा था। नहीं सुननी मुझे आपकी बात, चले जाएं। तहूर को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ तो अपनी बात कहते कहते कुछ पल को रुकी, अपना सर थाम गई थी। क्या हुआ तहूर, तुम ठीक तो हो? यहाँ बैठो, गुस्सा करना बंद करो, मेरी पूरी बात तो सुनो। अजमीर शाह फिर से आगे बढ़े तहूर को थामने लगा तो तहूर ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने का कहा और एक बार फिर से अपने सर को झटकते उससे फासला बना गई थी। मैं जीऊँ या मुड़ूँ, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जाएं जाकर अपना दूसरा निकाह। तहूर एक बार फिर से हिज़यानी कैफियत में चीखती कि अब की बार उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा और वो अपनी बात अधूरी छोड़ते लड़खड़ा कर इससे पहले ज़मीन बोस होती। अजमीर ने बिजली की तेज़ी से आगे बढ़े उसे अपनी बाहों में भर लिया था और तहूर वो होशो हवास से बेगाना होते उसकी बाहों में झूल गई थी। तहूर, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। उसके साकित होते वजूद को महसूस करते अजमीर शाह की जान लबों पर आई थी। वो तेज़ी से उसके गाल थपथपाते उसे होश दिलाने लगा, लेकिन नहीं, वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। तहूर के इस बेहिस्सो हरकत वजूद को अपनी बाहों में महसूस करते अजमीर के अपने हाथ पाँव फूलने लग गए थे। तहूर ने यकीनन इस
बात की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली थी। वो उसे फ़ौरन ही अपने बाहों में बड़े बैठ के जाने दिया और नरमी से बिस्तर पर लटाते अपना मोबाइल उठाए तेज़ी से डॉक्टर को कॉल मिलाई थी और तोड़ के करीब ही बैठते। वो कभी उसके हाथ से हिलाते तो कभी मुँह से लाते उससे मुसलसल पुकार रहा था, लेकिन वो तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोम जल्दी ऊपर आए तो वो कुछ हो गया है। अजमीर इस सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए घबराहट में आए तेज़ी सीढ़ियों के करीब खड़े होते अपनी मोम को आवाज़ें देने लगा। उसकी आवाज़ों को सुने इज़ल समेत सुल्तान शाह और साहिल खान भी उसकी जानिब मुतवज्जे हुए थे। सुल्तान शाह को तो सीढ़ियाँ चढ़ना सख्ती से मना था, इसलिए साहिल खान तेज़ी से सीढ़ियाँ भलांकते ऊपर आया तो वहीं इज़ल भी उसके पीछे ही चल दी थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? साहिल खान कमरे में दाखिल होते ही तो उड़ की बंद आँखों को देख के अजमीर पर चीखना शुरू कर गया था। रिलैक्स करे साहिल चाचू, वो बेहोश हो गई है, मैंने डॉक्टर को कॉल की है। डॉक्टर अभी आती होगी लगता है, स्ट्रेस की वजह से। अजमेर सुल्तान शाह ने गहरा सांस पड़े साहिल को रिलैक्स होने का कहा, लेकिन साहिल खान वो अपनी बेटी की हालत को देख जैसे तड़प गया था। स्ट्रेस की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है अजमेर, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत है। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि साहिल ने अजमेर को यूँ डांटा या उसे ऊंची आवाज़ में बात की थी, वरना वो अपने मोम डैड के साथ साथ साहिल चाचू और रानी आंटी का भी बहुत लाडला था। तोहूर की हालत देखकर साहिल खान का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए अजमीर ने उनकी बात का गुस्सा न करते उन्हें रिलैक्स होने को कहा था। साहिल चाचू, मैंने कहा ना आप रिलैक्स हो जाएं। इज़ल तोहूर के करीब आए, उसका गाल थपथपाई उसे पुकार रही थी। जब साहिल भी आगे बढ़ा और तोहूर का हाथ था उसके करीब ही बैठ गया और हमेशा बेचैनी से अपनी कनपट्टी सहलाई। कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटते डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था। अगले 10 मिनट में डॉक्टर वहाँ पहुँच चुकी थी। आप प्लीज़ बाहर जाएँ, मुझे पेशेंट का अच्छे से चेकअप करने दें। डॉक्टर ने अजमीर शाह साहिल खान को देखते कहा तो साहिल तो खामोशी से बाहर आ गया, जबकि अजमीर शाह वो ढिठाईपन से वहीं खड़ा रहा था। नहीं, आप मेरे सामने ही चेकअप करें डॉक्टर। अजमीर शाह अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे बेचैनी से तहूर के चेहरे पर नज़र में जमाए डॉक्टर से कहने लगा, तो डॉक्टर ने रुआन से हुए इज़ल की जानिब देखा था, जैसे समझाना चाह रही हो आप प्लीज़ इन्हें बाहर भेज दें। जिस पर इज़ल ने आगे बढ़े अजमीर को मुखातिब किया था, अजमीर तुम प्लीज़ कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, डॉक्टर को ठीक से चेकअप करने दो। डॉक्टर फिर अपनी मोम को एक ही बात दोहराते देख अजमीर के बार एक आखिरी नज़र दूर के चेहरे पर डालते कमरे से बाहर आ गया, जहाँ पहले से साहिल खान भी मौजूद था और उसे बाहर आता देख उनको और नज़रों से घूरने लग गया था। डॉक्टर की बात को सुनते इज़ल कुछ पल तो कुछ बोल नहीं पाई थी और फिर लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ ही देर में तहूर के कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर के साथ इज़ल बाहर आई थी। इज़ल ने मुलाजिम को आवाज़ दी, डॉक्टर को भेज दिया और बड़ी संजीदगी से अजमीर की जानी देख रही थी। भाभी तहूर कैसी है, क्या हुआ उसे? साहिल खान ने बेचैनी से सवाल किया तो इज़ल ने हाँ में सर हिलाया था। क्या हुआ मोम, सब ठीक तो है ना? अजमीर शाह अपनी मोम के करीब से गुजर कर तेज़ी से अंदर आया और बेड पर लेटते उस वजूद पर नजर गई जो कि अभी भी बेहोश था। ये क्या मोम, तहूर को अभी तक होश नहीं है? ये डॉक्टर कैसा इलाज करके गई है इसका? अजमीर के लहजे में तहूर के लिए परेशानी और फिक्र बैक वक्त थी, जबकि इज़ल वो आगे बढ़े धीमा सा मुस्कुराई थी। क्या हुआ मोम, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? वो तहूर अपनी मोम की मुस्कुराहट को देख अजमीर मज़ीद हैरान हुआ था। यू आर गोइंग टू बी अ फादर माई सन। एज़ल के इन अल्फाज ने गोया ज़मीर को साकित कर दिया था। एज़ल की बात का मतलब समझते साहिल खान के कदम रुक गए थे। खुशी के साथ साथ दिल बेचैनी भी हुई। खैर वो वहीं दरवाजे से ही वापस लौट गया था, जबकि अजमीर सुल्तान शाह की सांसों की आवाज़ इस खामोश कमरे में गूंजने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस खुशखबरी को सुन वो कैसा रिएक्शन देगा। क्या कहा आपने मोम? कितने ही लम्हों के बाद अजमीर कुछ कहने के काबिल हुआ था। वो जैसे एक बार फिर से अपने मोम के मुंह से ये अल्फाज सुनना चाह रहा था कि वो सच में बाप बनने वाला था। इज़ल चहक कर कहती आगे बढ़े अजमीर को सीने से लगा गई थी और अजमीर उसके लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। ये लफ्ज़ किस कदर पुरसुकून और अपनाइत भरा था। आज अजमीर को इस बात का एहसास हुआ था। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो अजमीर। एज़ल की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, जबकि अजमीर उसने अपनी मोम के माथे पर मोहब्बत से होंठ रखे थे। आपको भी बहुत मुबारक मोम, आप इतनी छोटी सी उम्र में दादी बनने वाली हैं। अजमीर शाह ने कहका लगाते कहा तो एज़ल ने उसके सीने पर होले से चिपत लगाई थी। ये डॉक्टर ने कुछ मल्टी वाइटामिन लिख कर दी हैं अजमीर, जाओ लेकर आओ, तो कमज़ोरी की वजह से बेहोश हुई है। मैं उसके लिए फ़्रेश जूस बनवाती हूँ, हमें अब उसका बहुत ख्याल रखना है। एज़ल ने दवाई की पर्ची अजमीर के सामने बढ़ाई कहा तो अजमीर उसे फ़ौरन से थाम गया था। ठीक है मोम, मैं अभी ले आता हूँ। वो तहूर के वजूद पर एक नज़र डाले खुशी से चहकते जा चुका था। तुम मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बुढ़ान, उसका जब तक दिल चाहेगा वो यहीं रहेगी। बुढ़ान खान मिर्चा को ड्रॉप करने उसके घर आया
तो इब्राहिम पाशा भी मौजूद थे, इसलिए बुरहान ने वहीं बैठते उनसे वर्षा के बारे में बात करने लग गया कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, जिस पर इब्राहिम पाशा ने साफ वाज़िया कर दिया था कि वो उसे वर्षा के साथ ज़बरदस्ती नहीं करने देंगे। ज़बरदस्ती नहीं, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे अंकल, उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। बुरहान खान आखिरकार अपने दिल की बात ज़ुबान पर ही ले आया था। वर्षा जो कि उनके लिए कॉफ़ी बनाने किचन में गई थी, बुरहान के मुंह से इज़हार मोहब्बत सुन वो बेयकीन हुई, उसके कदम वहीं रुक गए थे। हाँ तो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवा दो बेटा, वो ज़िद्दी है मगर मोहब्बत के मामले में बिल्कुल छोटी बच्ची है। इस दुनिया में उसे अपने डैड के सिवा किसी से मोहब्बत है तो वो तुम हो। उसको एतमाद में लो, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करो। इब्राहिम पाशा बुरहान से मुखातिब हुए उसे समझा रहे थे, जबकि वर्षा आज कितने ही दिनों के बाद उसके लबों पर मुस्कान आई थी कि बुरहान उससे मोहब्बत करने लगा था। वो सब तो मैं तब करूँगा अंकल जब वो मेरे पास रहेगी, आप उसे प्लीज़ मेरे साथ भेजें। बुरहान ने इब्राहिम पाशा से कहा तो उन्होंने बुरहान की बात को समझते हाँ में सर हिलाया था। मैं भी अब आपसे इजहार करवा कर ही छोड़ूंगी बुरहान। वर्षा ने कुछ सोचते इरादा किया और मुलाजमा के हाथ कॉफ़ी भिजवाते अपने रूम में आ गई। वो उससे आगे क्या करना था वो अच्छे से जानती थी। वो मुझे भूख लगी है। पंचायत से आते शहर अपने कमरे में बंद हुए कितनी ही देर रोती रही, फिर जब पेट में चूहे दौड़ने लगे तो दरवाज़ा खोले बाहर आई। अल्तमश को धीमी सी आवाज़ में कहा था, भूख लगी है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा नौकर हूँ क्या, तुम्हारा जो तुम्हारी खिदमतें करूँ, वो रहा किचन जाकर खुद बना लो। अल्तमश ना जाने किस बात का गुस्सा उस पर निकाल रहा था। अल्तमश की दाढ़ पर सहर घबरा कर 2 कदम पीछे हुई और फिर रोते हुए किचन में बंद हो गई थी। जब अल्तमश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, उसने जब से पंचायत का फैसला सुना था दिल में अजीब सी बेचैनी और घुटन हो रही थी। मेरी बला से जिससे मर्जी निकाह हो इसका। वो अपने जज्बात को नज़रअंदाज करता लापरवाह अंदाज में बड़बड़ाते अपने कमरे की जानिब चल दिया था। जारी है